जमापुर नाम का एक गांव में विकास राम नामक का एक आदमी अपनी बेटी सुरेखा के साथ रहता था। विकास राम के पास बहुत पैसे थे, मगर एक बार गांव में भारी बाढ़ आने की वजह से उसकी सारी जमा पूंजी बाढ़ के पानी में बह गई थी। विकास राम बहुत कम पढ़ा लिखा था, मगर वो गांव में खेती बाड़ी करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। उस बाढ़ के बाद से उसका खेत, घर सब उजड़ चुका था और ये घटना को लगभग 2 साल हो चुके थे, मगर विकास राम की स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई थी। वो इसलिए क्योंकि गांव में बहुत अलग अलग प्रकार के काम शुरू हो गए थे, जो कि विकास राम को समझ नहीं आती थी। उसे खेती बाड़ी ही आता था, मगर वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी सुरेखा बड़ी हो रही है, मुझे उसे अपनी तरह अनपढ़ गंवार नहीं बनाना है, मगर मैं करूं तो क्या करूं? मैंने जितने पैसे सुरेखा के भविष्य के लिए बचा कर रखा था, वो सब तो बाढ़ में बह गया। विकास राम बहुत परेशान हो चुका था। सुरेखा को अपने पिताजी की बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। न जाने पिताजी को ऐसा क्या है जो वो मुझे पढ़ाने के पीछे लगे हुए हैं। मैं भी गांव में खेतों पर काम करूंगी, फिर किसी बड़े घर में शादी करूंगी। विकास राम सुरेखा को हमेशा पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझाता था। साथ ही वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग उपाय लगाना भी शुरू कर दिया था। विकास राम लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि विकास राम बड़े ही इज्जतदार घराने से आता था, उसकी ना पढ़ने की आदत की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई थी। यही कारण था जिस वजह से वो किसी हाल में सुरेखा का भविष्य ऐसा नहीं बनाना चाहता था। गांव में इज्जतदार घराने से आने की वजह से विकास राम को बहुत हिम्मत जुटाकर ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पिता कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। सुरेखा का आधा बचपन बड़ी लाड़ प्यार से बिता था। उसके दादाजी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे और पूरे गांव में कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। सभी लोग दादाजी को आकर प्रणाम नमस्ते किया करते थे। सुरेखा के दिमाग में आज तक वही छवि बसी हुई थी। उसे अभी तक यही लगता था कि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसे, इज्जत सब कुछ उसके पास है और विकास राम अपनी बेटी के सपने को कभी तोड़ना नहीं चाहता था। काश जब पिताजी मुझे पढ़ाने और अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए कहते थे, मैं समझ जाता और पिताजी की संपत्ति को संभाल कर रखता, फिर उन्हें और भी ज्यादा बढ़ाता। मगर मैंने बहुत गलत किया। सुरेखा की माँ के जाने के बाद मैंने कभी ये सब सोचा ही नहीं। इन सब बातों को सोचता हुआ विकास राम घर वापस आ जाता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मेले देखने जाना है। नहीं बेटा, पैसे ऐसी जगह बर्बाद मत करो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। ये सब सुनकर सुरेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। सुरेखा अपने दोस्तों के घर के बाहर खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके दोस्त ने अपने पिताजी से किताबें और पढ़ाई के लिए पैसे मांगे। अरे, मैंने ये सोचा ही नहीं, मैं भी पिताजी से पढ़ाई के लिए पैसे मांगती हूँ। सुरेखा घर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे समझ आ गया है पढ़ाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। एक सर ने मुझे ये बात समझाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं स्कूल के बाद उनके पास जाकर पढ़ाई करूं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पिताजी, अब से मैं वहाँ जाकर ही पढ़ाई करूंगी। चलो अच्छा है, भले ही देरी से, मगर तुम्हें पढ़ाई का महत्व समझ तो आया। बताओ, महीने के कितने पैसे लगेंगे? ज्यादा नहीं पिताजी, बस 500 रुपए हर महीने के और बाकी किताबें और कॉपी के लगेंगे। अभी ये 500 ले जाओ, बाकी का मैं बाद में दे दूंगा। सुरेखा बहुत खुश हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है और इधर विकास राम सोच में लग जाता है कि अब उसे और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। सुरेखा पढ़ाई के नाम पर झूठ बोले जा रही थी, मगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो खर्च भी बढ़ गए हैं, मुझे कुछ बड़ा काम करना ही होगा। विकास राम एक चाय की दुकान से 2 लोगों को बात करते सुनता है कि वो किसी काम करने वाले को खोज रहे हैं। ये सुनते ही विकास राम उनके पास जाता है। भाई, कौन सा काम और इसे करने के कितने पैसे मिलेंगे? भाई, पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं है। ये काम बहुत खतरनाक है, किस्मत खराब है तो जान भी जा सकती है।
विकास राम उस काम के बारे में पता करता है। वो एक फैक्ट्री में बिजली के तार बनाने का काम था और क्योंकि अभी उस फैक्ट्री के पास पैसे नहीं थे अपने औजार ठीक करवाने का, तो इसमें अभी काफी खतरा था। मगर सुरेखा के बढ़ते खर्च को देखते हुए विकास राम ने उस काम के लिए हाँ कर दिया। आए दिन विकास राम को कोई न कोई जख्म ही हो जाता था, मगर वो उनके बारे में जिक्र नहीं करता था। एक दिन विकास राम सुरेखा को स्कूल के बाहर देख लेता है और उसे घर ले जाता है। तुम स्कूल में क्यों नहीं थी? मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में और आप मुझे पैसे भी नहीं देते हो, तो मैं क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? वादा करो तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी विद्यामान बनोगी। सुरेखा को अपने पिताजी की बातें समझ नहीं आती। वो वापस जी 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 कहती है और चली जाती है। सुरेखा एक दिन घर वापस आती है तो देखती है विकास राम की बहुत बुरी हालत रहती है। उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगा था, मगर फिर भी अगली ही सुबह विकास राम काम करने के लिए निकल रहा था। पिताजी, आज आप आराम कीजिए, आपकी हालत खराब है। नहीं बेटा, आज तो मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, तभी तो तेरे पढ़ाई के लिए किताब और पैसे दे पाऊंगा। विकास राम चला जाता है। सुरेखा खेलने कूदने में लग जाती है, मगर जब शाम को वो घर वापस आती है तो अपने घर के बाहर गांव के सभी लोगों की भीड़ देखकर डर जाती है और आगे जाती है तो देखती है उसके पिता का शव वहाँ रखा हुआ है। सुरेखा वहीं गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, ये सब कैसे हो गया? अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने सुरेखा को बताया कि कितने खतरों से भरा काम करके उसके पिताजी पैसे कमा रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी जान भी जा सकती है, मगर सिर्फ उसकी पढ़ाई में कोई समस्या न आए इसलिए वो काम करता रहा। सुरेखा अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही थी। उसे गांव वालों ने बताया कि उसके दादाजी के जाने के बाद विकास राम उसे पढ़ाने के लिए कितने जतन करके पैसे कमाता था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आप मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी यह आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। सुरेखा दोस्तों के साथ खेलना बंद कर देती है और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। 12वीं तक तो वो अपने पिताजी की जमा पूंजी से पढ़ाई कर लेती है, मगर उसके बाद शहर जाकर काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखती है और फिर एक दिन वो बहुत बड़ी प्रोफेसर बन जाती है। पिताजी, आज आप यहाँ होते तो आप मुझ पर बहुत गर्व करते। मैंने आपके सपने को पूरा किया और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। एक गांव में एक राम भरोसे नाम का बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। उसके 4 बेटे थे। वह अपने चारों बेटों के साथ खेती किया करता था। जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम गोलू था। राम भरोसे गोलू से बहुत प्रेम करता था। गोलू भी अपने पिताजी की हर बात मानता था। एक बार राम भरोसे ने अपने बेटों से कहा, खेतों में इस बार खरबूज की बीज डालनी होगी। पिताजी, खरबूजों की बीज लगाने के लिए तो शहर जाना पड़ेगा। उसमें क्या है, शहर जाकर बीज ले आओ। परंतु पिताजी, खेतों में बहुत काम है, वहाँ कम से कम 3 लोगों की जरूरत है। इसीलिए हम 3 भाई खेतों का काम करते हैं और गोलू को आप शहर भेज दीजिए। बेटा गोलू, क्या तुम शहर जाकर बीज ले आओगे? जी पिताजी, मैं शहर चला जाऊंगा। अगले दिन गोलू शहर के लिए निकल जाता है। उधर गांव में राम भरोसे बीमार हो जाता है। 3 बड़े भाई डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन इलाज के बावजूद भी उसकी तबीयत नहीं संभलती। राम भरोसे 3 बेटों से कहता है, बेटा, जरा कोई सरपंच को तो बुला लाओ। सरपंच जी, मुझे लगता है कि अब मैं और नहीं जीऊंगा, इसीलिए मैं आपके सामने कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद आप मेरे 4 बेटों में बराबर से मेरी जमीन को बांट देना, ताकि मेरे 4 बेटे आराम से जीवन यापन कर सकें। राम भरोसे जी, जैसी आपकी इच्छा। राम भरोसे इतना कहकर थोड़ी देर के बाद मर जाता है और 3 बेटे रोने लगते हैं। अपने पिता का क्रियाकर्म करने के बाद 3 भाई सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। बोलो, क्या हुआ? सरपंच जी, हम चाहते हैं कि पिताजी की जमीन में से थोड़ी सी जमीन गोलू को मिल जाए, बाकी हम 3 भाइयों में बांट दिया जाए। अरे
लेकिन राम भरोसे ने तो कहा था कि जमीन को चारों भाई में बराबर से बांटना है। अरे सरपंच जी, पिताजी ने सिर्फ आपके सामने ही तो कहा था ना, और कोई तो नहीं था वहाँ। गोलू आएगा तो आप कह दीजिएगा कि तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा था कि थोड़ी सी जमीन गोलू को देकर बाकी सारी जमीन तीनों बड़े भाइयों में बांट देना। ऐसा करने पर हर साल जो माल बिकेगा उसके 15% पैसे हम आपको दे देंगे। यह सुनकर सरपंच को लालच आ जाता है। जब गोलू शहर से लौटता है तो अपने पिता के बारे में सुनकर बहुत रोता है। थोड़ी देर के बाद तीनों भाई सरपंच को लेकर आते हैं। सरपंच गोलू को राम भरोसे की वसीयत सुनाता है। लेकिन पिताजी इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? बेटा, ये राज तो तुम्हारे पिताजी के साथ ही दफन हो गया। अगर पिताजी की यही इच्छा थी तो मुझे ये बात माननी होगी। मगर गोलू अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाता। तीनों बड़े भाई अपनी बड़ी बड़ी जमीनों में खेती करने लगते हैं और गोलू के हिस्से में बहुत छोटी सी जमीन आती है जो खेती करने के काबिल नहीं थी। तीनों भाई ढेर सारा अनाज उगाते हैं, अच्छे दामों पर बेचकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं और खेती न करने के कारण गोलू के पास बचे कुचे पैसे भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि गोलू को खाने के लाले पड़ जाते हैं। एक दिन गोलू अपनी बंजर जमीन के पास बैठा था। अचानक उस जमीन में से एक अंगूर का पेड़ उगता है और देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है। उस पेड़ पर अंगूर के गुच्छे लटके रहते हैं। गोलू यह सब देखकर हैरान हो जाता है। उस रसीले अंगूर को देखकर गोलू के मुंह में पानी आ जाता है और वह पेड़ के पास जाता है और अंगूर का एक गुच्छा तोड़कर खाने लगता है। वाह, इतने रसीले और मीठे अंगूर तो मैंने कभी नहीं खाए। तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आती है, गोलू, तुमको मेरे अंगूर कैसे लगे? गोलू आवाज सुनकर डर जाता है और डरी हुई आवाज में कहता है, कौन हो तुम? मैं जादुई अंगूर का पेड़ हूँ। अच्छा, तुम्हारा जादू कैसे काम करता है? अगर कोई सच्चा इंसान मेरा अंगूर खाएगा तो उसको अंगूर बहुत मीठा लगेगा, और अगर कोई झूठा या चोर आदमी मेरा अंगूर खाएगा तो उसका मुंह काला हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। जिस गांव में गोलू रहता था वह गांव राजा हरिश्चंद्र के राज्य के अंदर आता था। एक बार राजा के ताज में लगा हीरा चोरी हो जाता है। राजा के ही दरबारियों में से किसी ने हीरा चुराया होता है। राजा अपने हीरे के लिए बड़ा परेशान था क्योंकि वह हीरा खानदानी और बहुत कीमती था। राजा ने अपने दरबारियों को वहाँ बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी ने हीरा चुराया है। शराफत से बता दो कि हीरा किसने चुराया है, वरना तुम सबका सर कटवा दिया जाएगा। राजा का वजीर बोला, हुजूर, जल्दबाजी में फैसला ना लीजिए, ऐसे तो बहुत सारे बेगुनाहों की जान चली जाएगी। तो फिर कैसे चोर का पता लगाया जाए? मैंने सुना है कि हमारे राज्य में जो गांव है वहाँ बड़े समझदार लोग रहते हैं। क्यों ना हम गांव वालों से ऐलान करवा दें कि जो भी राजा हरिश्चंद्र की समस्याओं को हल करेगा उसको मुंह मांगी कीमत दिया जाएगा। शायद हमारी समस्या आसानी से हल हो जाए। ठीक है। अगले दिन सारे गांव में राजा के सिपाही यही ऐलान करते हैं, जो भी राजा हरिश्चंद्र की समस्या को हल करेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। गोलू एक सिपाही को बुलाता है और पूछता है, राजा की कैसी समस्या है? राजा के ताज का हीरा चोरी हो गया है। चोर दरबार में है, परंतु किसी को नहीं मालूम कि हीरा किसने चुराया है। मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। फिर तुमको मेरे साथ चलना होगा। ठहरो जरा। गोलू अपने जादुई अंगूर के पेड़ के पास जाता है और एक अंगूर का गुच्छा तोड़कर राजा के दरबार में हाजिर होता है। हुजूर, इसका नाम गोलू है और ये कहता है कि आपकी समस्या हल कर देगा। राजा गोलू से कहता है, अगर हमारी समस्या हल ना कर सके तो तुमको कारागार में बंद कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है हुजूर। मैं जो अंगूर लेकर आया हूँ उसमें से एक एक अंगूर सारे दरबारियों को खिला दीजिए। जिसने भी चोरी की होगी उसका मुंह काला हो जाएगा। राजा सारे दरबारियों को अंगूर खाने को कहता है। सब अंगूर खाते हैं, परंतु किसी का भी मुंह काला नहीं होता। सबने अंगूर खा लिया, परंतु किसी को कुछ नहीं हुआ। नहीं हुजूर,
सबने नहीं खाया। आपका वजीर बाकी है, उनको भी खिलाइए। राजा वजीर से कहता है। तुम भी खाओ। वजीर डरते हुए अंगूर खाता है और उसका मुंह काला हो जाता है। राजा को अपने वजीर पर बहुत गुस्सा आता है और वह वजीर को जेल में बंद करवा देता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बोलो, तुमको क्या चाहिए? हुजूर, मुझे लगता है कि मेरे भाइयों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर मेरे साथ बेईमानी की है। आप इंसाफ कर दीजिए। राजा ने फौरन गोलू के भाइयों और सरपंच को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम सब ने मिलकर गोलू के साथ बेईमानी की है। आप नहीं हुजूर, मैंने तो इनके पिता राम भरोसे की वसीयत के अनुसार इनको इनका हक दे दिया है। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, इस सरपंच को अंगूर खिलाओ। सिपाही सरपंच को जादुई अंगूर देते हैं। अंगूर खाते ही सरपंच का मुंह काला हो जाता है। राजा सरपंच से कहता है, अब तो तुम्हारा मुंह भी काला हो गया है, अब तो सच बोल दो। सरपंच डर के मारे रोने लगता है और कहता है, महाराज, इन तीनों भाइयों ने मुझे लालच दे दिया था। राम भरोसे ने सारे भाइयों को बराबर से जमीन देने की वसीयत की थी, मगर मैंने लालच में आकर गोलू के साथ बेईमानी की। मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तीनों भाइयों समेत सरपंच को जेल में बंद करवा दिया और सारी जमीन गोलू के हवाले कर दिया। इस तरह गोलू को इंसाफ मिल गया और वह खुशी खुशी अपने गांव में चला गया। रोजाना की तरह हरीश सुबह 7 बजे अपना समोसे का ठेला लगाकर खड़ा था। उसकी पत्नी विद्या भी उसके साथ ही ठेले पर उसका हाथ बटा रही थी। ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी। और भाई, एक प्लेट समोसे देना। जी भैया जी, बस 2 मिनट, ये लीजिए आपका ऑर्डर। अरे कैसे हो हरीश भाई, सुबह सुबह तुम्हारे ठेले पर आकर समोसे नहीं खाए तो दिन ही नहीं बनता। अरे राजेश भाई, ये तो आपका बड़प्पन है। अरे भाभी जी, आपकी तबीयत कैसी है? फिलहाल तो ठीक है भाई साहब। ये लीजिए पैसे। भाई, मजा आ गया समोसे खाकर। चलिए चलता हूँ। हाँ भाई साहब, आते रहिएगा। दोपहर 12 बजे तक नाश्ते का ठेला लगाकर दोपहर बाद दोनों पति पत्नी घर लौट आते हैं और यही उनका रोजमर्रा का काम होता है। दोपहर 3 बजे सोनू 10वीं और अनु 8वीं स्कूल से घर आते हैं। और बच्चों, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? सब ठीक चल रहा है बाबा। सोनू अनु के चेहरे पर एक संकोच का भाव था। दरअसल वो अपने पिता से कुछ मांगना चाहती थी। ये बात हरीश को समझ आ गई। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं बाबा, हम आपसे क्या छुपाएंगे। अरे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो भी मांगना है मांग लो। बाबा, दरअसल हमारी स्कूल की ट्रिप जाने वाली है और हम दोनों भी सभी बच्चों के साथ ट्रिप में जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रिप में जाने के लिए एक बच्चे को 300 रुपए देने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात कहने से डर रही थी। तुम ट्रिप में जाने की तैयारी करो, पैसों की चिंता मत करो। हरीश जानता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों को उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त राजेश से पैसे उधार मांगे। भाई राजेश, मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ बताओ। दरअसल मुझे 600 रुपये उधार चाहिए थे। मैं कुछ ही दिनों में वापस लौटा दूंगा। अरे बस इतनी सी बात, चिंता मत करो। ये लो 600 रुपए, और जब तुम्हारे पास आए तो लौटा देना। थैंक यू राजेश, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो यार। हरीश पैसे लाकर सोनू अनु को दे देता है और वो दोनों खुशी खुशी अगले दिन स्कूल ट्रिप में चली जाती है और राजेश भी अपनी पत्नी विद्या के साथ रोजाना की तरह ठेले पर चला जाता है। दोनों पति पत्नी सुबह ग्राहकों के बीच में होते हैं कि तभी अचानक हरीश देखता है कि सामने से नगर पालिका के लोग अतिक्रमण हटाते हुए उसके ठेले की तरफ बढ़ रहे हैं। सोनू के पापा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है विद्या, ये लोग दुकानें क्यों तोड़ रहे हैं? तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? चल हटा तेरी दुकान यहाँ से। सर, आप ऐसे कैसे हमारी दुकान हटा सकते हैं? हम यहाँ से कई सालों से ठेला लगा रहे हैं। ये जगह क्या तूने खरीद रखी है? नहीं सर, लेकिन ये हमारी रोजी रोटी है। अबे तेरा इमोशनल ड्रामा बनकर उठाओ रे इसका ठेला। सर सर, कृपया ऐसा मत करिए, ये मेरी रोजी रोटी है। अगर आप इसे उठा के ले जाएंगे तो हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? सर, ऐसा मत करिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बात तुम्हें यहाँ अतिक्रमण करने से पहले सोच लेना चाहिए था।
अधिकारी हरीश को दूर धकेल देता है। हरीश और विद्या वहीं बैठकर रोने लगते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। हरीश और विद्या मायूस और उदास होकर घर जाते हैं और सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। सोनू के पापा, अब क्या होगा? वही सोच रहा हूँ विद्या कि अब हम घर कैसे चलाएंगे। यही सोचते हुए पूरा दिन बीत जाता है और शाम को सोनू और अनु ट्रिप से घर लौट आती है। दोनों काफी खुश दिखाई देती हैं। माँ, बाबा, ट्रिप में बहुत मजा आया। हाँ माँ, हमने बहुत एंजॉय किया। क्या हुआ बाबा, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। नहीं बाबा, कुछ तो हुआ है, प्लीज मुझे बताओ ना। हरीश उन्हें पूरी बात बताता है। उसके पास जो कुछ भी था उससे उसका घर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक ही चल सकता था, इसलिए वो काम की तलाश में निकल पड़ता है और अपने दोस्त राजेश के पास जाता है। राजेश, यार नगर पालिका वाले मेरा ठेला उठाकर ले गए। मेरी कमाई पूरी तरह से बंद हो गई। क्या तुम मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? यार, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, पर अपने एरिया के कॉर्पोरेटर है ना, रमन लाल, वो तुम्हारा ठेला वापस दिलवा सकते हैं। राजेश की बात मानकर हरीश रमन लाल के पास जाता है। नमस्ते रमन लाल जी, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हाँ बोलो भाई, क्या हुआ? हम आपकी मदद करने के लिए ही तो बैठे हैं। दरअसल मैं और मेरी पत्नी रोजाना समोसे का ठेला लगाते थे, लेकिन कल अचानक नगर पालिका के लोगों ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया और मेरा ठेला भी उठा कर ले गए। मैं पूरी तरह से रास्ते पर आ गया हूँ। मेरी 2 बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं। अगर ठेला वापस नहीं मिला तो 2 वक्त के खाने का भी लाले पड़ जाएंगे। कृपया मेरी मदद करें। अबे, तुम्हें किसने कहा था वहाँ ठेला लगाने के लिए? जब ठेला लगाया था तब मुझसे पूछने आए थे क्या? गलती हो गई रमन लाल जी, लेकिन अब क्या करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी मदद करिए, नहीं तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। अबे चल हट, चल निकल यहाँ से। हरीश के घर की हालत बिगड़ती चली जाती है और अब घर का राशन भी खत्म हो जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा गए हैं ना बाहर, वो जरूर खाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आएंगे। तभी हरीश आ जाता है। सुनिए जी, बच्चों को बहुत भूख लग रही है, आप खाने के लिए कुछ लाए हो क्या? नहीं विद्या, मैं दर बदर भटका, लेकिन कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे भूखे ही सो जाते हैं और अगले दिन अपने बच्चों की पीड़ा ना देख पाने के कारण हरीश फिर से उम्मीद लेकर निकल पड़ता है और चलते चलते जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में भटकते भटकते हरीश को एक गुफा दिखती है। अरे ये क्या, ये तो एक गुफा लग रही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। गुफा में आराम करते हुए अचानक हरीश के मन में विचार आता है कि क्यों ना इस गुफा में ही अपना छोटा सा होटल खोल लिया जाए। वहाँ पर कभी कोई अतिक्रमण हटाने भी नहीं आएगा। ये सोचकर हरीश उठकर खड़ा होता है और तुरंत घर जाकर पत्नी विद्या को वहाँ लेकर जाता है। देखो विद्या, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर इस गुफा में अपना होटल शुरू करें तो कैसा रहेगा? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन इतनी दूर जंगल में नाश्ता करने कौन आएगा? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस मेरा साथ दो, मैं इस गुफा को ही स्वर्ग बना दूंगा। मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ सोनू के पापा। विद्या, ये आखिरी उम्मीद है, भगवान हमें इस काम में सफल कर दे। मैं आपके साथ हूँ जी, हम बहुत मेहनत करेंगे और फिर से अपना आशियाना बसा लेंगे। हरीश फिर से एक बार राजेश के पास जाता है और नया होटल खोलने के लिए उससे पैसे उधार मांगता है। भाई राजेश, मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मदद करने के लिए इनकार कर दिया। क्या तुम मुझे नया होटल खोलने के लिए 10,000 रुपयों की मदद कर सकते हो? भाई हरीश, मैंने तुम्हें कभी मदद करने से मना किया है क्या? मैं आज शाम तक तुम्हें 10,000 दे दूंगा, चिंता मत करो। राजेश से पैसे लेकर हरीश उस गुफा के अंदर अपना होटल खोल लेता है और धीरे धीरे उसका होटल चलने लगता है, जिससे हरीश की जिंदगी फिर एक बार संवर जाती है। हरीश का होटल गुफा होटल के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसी बीच कॉर्पोरेशन के चुनाव आ जाते हैं और रमन लाल हरीश के होटल पर वोट मांगने पहुंच जाता है। भाई साहब, इस बार वोट हमें ही देना। अरे रामलाल जी, पहचाना? रमन लाल हरीश की तरफ देखता है और सोचने लगता है। मैं वही हूँ जिसे आप लात मार के ढकेला था।
और मदद करने से इनकार कर दिया था। देख रहे हो समय का चक्र कैसा घूमता है। आज आप मेरे सामने हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आए हैं। हरीश भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन आपको उनकी जरूरत भी जरूर पड़ती है।